हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 सोशल इश्यूज़ की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, उसको जल्दी ही खत्म करते हैं बिकॉज अब थोड़ी सी ही रह गई है। दैट इज़ द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020। देखो गाइस, अभी क्या किया है, एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे हम अप्रैल 2020 में। तो उसमें हमने क्या किया है, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का है उसको हमने अमेंड किया है। अभी इसने क्या किया, देखो अभी जब भी कोई ऑर्डिनेंस बनता है तो ऑर्डिनेंस जैसे ही पार्लियामेंट बैठती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस ऑर्डिनेंस को एक बिल लेके आके उसको अमेंड कराना होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस पास होता है अप्रैल 2020 में। तो अभी क्या किया है, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020 को फाइनली पार्लियामेंट ने पास कर दिया और इसमें हमने क्या किया, जो 1897 का एक्ट था उसको अमेंड किया। और इसमें क्या किया था, जो हमारा ऑर्डिनेंस था जो पास किया था अप्रैल 2020 में उसको रिपील कर दिया। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का क्या था। देखो ये एक्ट सबसे पहले कब बना था, जब बॉम्बे में 1890s में बुबोनिक प्लेग आया था, तब इस एक्ट को लेके आए थे। इसमें एक इंडिया का लॉ है जिसमें हिस्टोरिकली यूज किया जाता है कि किस तरह से हम वेरियस डिजीज, जैसे कोरोना आया, कोई भी डिजीज आ रही है तो उसको किस तरह से हम कंटेन कर सकते हैं, जैसे कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उनको कुछ पावर दे देती है कि वो कुछ एक्सेप्शनल मेजर्स ले सकते हैं या रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सो दैट सिटीजन्स को उन रूल्स रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट हम डिजीज को क्या कर सके, डिजीज का जो स्प्रेड है उसको कंटेन कर सके। इसके अलावा इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले सकती है और कुछ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किस तरह से पर्सन को ट्रैवल करना है या नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर कोई रेगुलेशन को डिसोबे करता है, फॉलो नहीं करता, तो उसको पेनल्टी लगती है अंडर दिस एक्ट। हाउएवर ये कोई डेंजरस या इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस या एपिडेमिक इन सब शब्द को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, इस एक्ट को हर एक स्टेट के द्वारा अप्लाई किया गया सो दैट हम लॉकडाउन को इम्पोज कर सके ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, अब देखते हैं इस अमेंडमेंट के क्या फीचर है, जो हमने 1897 का एक्ट अमेंड किया है। तो अभी अमेंड करके हमने क्या क्या ऐड किया, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए कि इनको जो हेल्थ के सर्विस पर्सनल है जो सबसे ज्यादा मतलब कि उन डिजीज के कॉन्ट्रैक्ट आने में रिस्क है वाइल कैरिंग आउट डिजीजेस रिलेटेड टू द एबिट। जैसे इसमें कौन कौन से हमने किन को प्रोटेक्शन दिया, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज होगी, या फिर जो अदर पर्सन जिनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेट किया गया, या फिर एनी पर्सन जो एम्पावर्ड है अंडर द एक्ट जो मेजर्स ले सकता है सो दैट टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज। इसने क्या एक्ट ऑफ वायलेंस को डिफाइन किया, कमिटेड अगेंस्ट द हेल्थ केयर सर्विस। मतलब कि अगर सपोज करो आपका कोई ऐसे होता है, जैसे कोई आपका मतलब कि जो आपका खुद का आदमी होता है वो मर जाता है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर पे चढ़ने लग जाते हो। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आप कोई एक्ट ऑफ वायलेंस करते हो अगेंस्ट द हेल्थ केयर सर्विस पर्सन विच इंक्लूड हरासमेंट, हार्म, इंजरी, हर्ट या डेंजर टू लाइफ, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, या फिर आप उसकी प्रॉपर्टी को लॉस करते हो, डैमेज करते हो, तो इस सब में इस एक्ट ऑफ वायलेंस को कवर किया। इसमें अब क्या है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, किसी की प्रॉपर्टी को लॉस करते हो, तो उसमें आप पनिशेबल है और आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने से लेकर 5 साल तक की, और फाइन भी लग सकता है 50,000 से 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, अगर आपका वायलेंस की वजह से कुछ ज्यादा हार्म ऐसा पहुंचेगा जो बहुत ज्यादा सीरियस हार्म है, तो इसमें आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ में जो फाइन है 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको फाइन हो सकता है। ठीक है, ये जो ऑफेंस होंगे कॉग्निजेबल है, मतलब कि बिना अरेस्ट के आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा और बिना नॉन बेलेबल है। इसमें जो भी पर्सन कन्विक्टेड होंगे उनको कंपेंसेशन पे करना होगा टू द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल होम दे आर। अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करी है या कैसे भी डैमेज किया तो आपको उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उनकी एक्सपेंड कर दिया और उनको पावर दे दी कि वो किसी भी बस, ट्रेन, गुड व्हीकल या जो शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट जो भी लैंड पोर्ट पे आ रहे हैं या फिर वहां से लीव कर रहे हैं या कहीं पे भी आ रहे हैं तो उनको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अर्लियर ये सिर्फ एप्लीकेबल था टू एनी शिप और वेसल जो उस पोर्ट पे लीव रहता है, मतलब पहले सिर्फ शिप और वेसल तक के लिए लिमिटेड था, लेकिन अभी क्या इसका जो एक्सपेंशन उसको कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो न्यूज़ में थी, सबसे पहले हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट, इसको रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा। ये जो रिपोर्ट है वो किसके बेस पे है, डाटा जो कलेक्ट किया हमने जुलाई 2017 से जून 2018 में एज अ पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ पे सेंट्रल स्टेट के द्वारा फॉर इस दिस ईयर वो ओनली 1.29% जीडीपी है, जिसमें से जो टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें सेंटर का शेयर 25% है, और जिसमें ये बताया कि जो सेंटर है वो बहुत कम खर्चती है पब्लिक हेल्थ पे और सैनिटेशन पे, बिकॉज ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये भी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को डाटा का रिलीज किया, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है पॉपुलेशन की, हेल्थ की, न्यूट्रिशन की, 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज की। ये लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है, जो मतलब कि हाउस होल्ड होता है कि घरों में जाके सर्वे होता है थ्रू आउट द इंडिया। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है किस किस का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस जो मुंबई में है। ठीक है, ICF ये जो यूएसए में है, और एक ईस्ट वेस्ट सेंटर जो कि होनोलुलु हवाई यूएसए में। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो क्या करता है, IAPS को डेजिग्नेट किया द नोडल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो क्या करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कोऑर्डिनेशन करता है और उनको टेक्निकली गाइड करता है। इसके अलावा इसको फंड किया जाता है US की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा,
विद उसके अलावा कुछ सपोर्ट मिलती है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या है कंपेयर टू द जो हमने लास्ट नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015 से लगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिला मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में। इसके अलावा जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट थे, मतलब कि जो बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते थे या फिर जो बच्चे इन्फेंट 1 साल से पहले मर जाते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हुई 18 स्टेट्स में। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो बच्चे क्या होते हैं 1 महीने से पहले मर जाते हैं, वो भी ड्रॉप हुआ है 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। माल न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर है वो और ज़्यादा बुरे हुए हैं, ठीक है। जो बच्चे स्टंटेड है, मतलब कि अपनी एज के मुकाबले उनकी हाइट कम है, वो जो बच्चे हैं उनका शेयर 13 स्टेट्स में बढ़ा है, जबकि जिन बच्चों का लो वेट है अपनी हाइट के मुकाबले उनका शेयर भी 12 स्टेट्स में बढ़ा है। इसके अलावा अंडरवेट और ओवरवेट चिल्ड्रन है वो बच्चे भी बढ़े हैं 16 और 20 स्टेट्स में रिस्पेक्टिव में। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है फीमेल्स पर 1000 मेल्स वो 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंक्रीज हुआ है। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि ऑप्टिमम 2.1 होना चाहिए, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज को इंक्रीज किया गया मोस्टली 4 स्टेट्स में। इसके अलावा इंप्रूवमेंट देखने को मिला वैक्सीनेशन कवरेज में जो बच्चे 12 से 23 मंथ्स के अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनिट, ठीक है। तो ये कुछ सर्वे था जो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा नेक्स्ट है इंडियाज विजन 2035 फॉर द PHS, इट इज अ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, ठीक है। रिसेंटली ये नीति आयोग ने रिलीज किया एक व्हाइट पेपर को, दैट इज अ विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। इसमें ये बोला कि इंडिया का जो विजन है 2035 का कि किस तरह से हम पब्लिक हेल्थ को सर्विलेंस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं 3 टाइप पब्लिक हेल्थ सिस्टम बना के इनटू द आयुष्मान भारत। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज और जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उन दोनों को इंटीग्रेट क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अब जब हम देखते हैं जो विजन 2035 दैट इज द पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया, इसमें ये है कि हमें इंडिया को और ज़्यादा मोर रिस्पॉन्सिव बनाना है, प्रेडिक्टिव बनाना, सो दैट हम क्या कर सकें अगर किसी भी डिजीज का आउटब्रेक होता है या किसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, सो दैट हम जल्दी से रिस्पॉन्स ले सकें। सिटीजन फ्रेंडली हमें पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम बनाना है, सो दैट हम हर एक जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है कॉन्फिडेंशियल है तो उसको प्राइवेट रखें, इनेबल विद द क्लाइंट फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा अपने डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म को इंप्रूव करना बिटवीन द सेंटर स्टेट, सो दैट हम बेटर वे में डिजीज को डिटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके। इसके अलावा हमने रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करनी है मैनेजिंग इवेंट जैसे जो कॉन्स्टिट्यूट करता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को विच इज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसलिए कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जैसे WHO ने डेजिग्नेट किया 2021 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर। इसको डेजिग्नेट किया किसके द्वारा, बाय 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि किस तरह से जो मिलियन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और कोविड-19 पेंडेमिक के फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह पूरा वो लड़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी WHO की, इसका मेन फंक्शन ये है कि वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी पॉलिसी होती है उनको डिटरमाइन करता है, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है और कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज वगैरह उनको क्या करता है, सुपरवाइज करता है और जो भी प्रपोज प्रोग्राम बजट है उनको रिव्यू करता है और अप्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है WHO लॉन्च्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर। WHO का एम ये कि हम क्या करें, जो मोर देन 40% जो न्यू केसेज आ रही हैं, जो 5 मिलियन डेथ्स हो रही हैं 2050 तक, उनको हमने रिड्यूस करना है विद द कॉम्बिनेशन। कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के थ्रू। पहली बार के 194 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया उन्होंने कमिट किया कि हाँ हमें कैंसर को एलिमिनेट करना है और हमें क्या करना है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2020 में जेनीवा में जो रिजोल्यूशन है उसको अडेप्ट करना है, ठीक है। ह्यूमन पैपिमोला वायरस एक प्राइमरी कोज है जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है और इसके अलावा जो HPV वैक्सीन है वो सेफ और इफेक्टिव वे सो दैट हम वुमेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मासोपिया कमीशन फॉर द इंडियन मेडिसिन एंड द होम्योपैथी। कैबिनेट ने अप्रूव किया कि हम क्या करेंगे, एक रीएस्टेब्लिश करेंगे इस कमीशन को एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, जो फार्मासोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन है और होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, जो हमने 2010 में एस्टैब्लिश की थी। मर्जर का एम ये है कि हम क्या करें, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करें। इसका एम ये है कि हम क्या कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को ऑप्टिमाइज यूज कर सके, मैन पावर, टेक्निकल या स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कर सके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तीनों ऑर्गेनाइजेशन के यूज कर सके, सो दैट हम क्या कर सके, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक ड्रग्स की जो स्टैंडर्डाइजेशन आउटकम उनको एनहेंस कर सके और उनको इफेक्टिव वे में रेगुलर कर सके और क्वालिटी कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है आरोग्य पाथ, ये वेब बेस्ड नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है जो क्या करता है, रियल टाइम ये बताता है कि जो हेल्थ केयर सप्लाईज है, मतलब कि जो क्रिटिकल आपके वैक्सीन हैं उनकी अवेलेबिलिटी बताता है कि अवेलेबिलिटी है पर्टिकुलर जगह। ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर सप्लायर्स और कस्टमर्स को सर्व करता है। नेक्स्ट है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप, ये 2019 में लॉन्च की थी सो दैट हम जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकें, जो प्रधान नियर बाय PM भारतीय जन औषधि केंद्र को, मतलब कि सिंपल बात है, देखो यहाँ पे क्या है, आपको मतलब कि जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सस्ते रेट में, और आप एनालाइज कर सकते हो प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑफ जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन। इसको डेवलप किया गया इस ऐप को बाय द ब्यूरो ऑफ फार्मा PSO ऑफ इंडिया और अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। PM जन औषधि केंद्र जो हैं वो सेटअप किए गए अंडर द
मंत्री भारतीय जनौषधि योजना, सो दैट हम क्या कर सके जेनरिक मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन को हर एक बंदे के पास अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचा सके। इसके अलावा जो सैनिटरी नैपकिन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं थ्रू दिस जन औषधि केंद्र थ्रू अंडर प्रिविलेज वुमेन एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ ओनली 1 रुपीज ईच। ठीक है, प्रोजेक्ट आहाना ये प्लान इंडिक एनजीओ नेशनल प्रोग्राम है जो वर्किंग टुवर्ड करे एड्स फ्री। अब आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्ट आहाना किसके लिए, सो दैट हम एड फ्री जनरेशन को बना सके। पार्टनर कौन कौन है इसका, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। ठीक है, इसका फोकस ये कि हमें क्या करना है, जो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसमिशन हो जाता है एड्स का अमंग वुमेन, उसको प्रिवेंट करना है इन मोस्ट वल्नरेबल एंड द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, तो अगर आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 5th चैप्टर न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, और इसका जो फर्स्ट रिपोर्ट है दैट इज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, अभी क्या है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 2020 में इंडिया का जो रैंक है वो 94 आया आउट ऑफ 107 कंट्रीज। ठीक है, अब जरा देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कौन इसको पब्लिश करता है। ये टूल डिजाइन है सो दैट हम क्या कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे हंगर को ट्रैक करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड हंगर लाइफ के द्वारा जो कि एक प्राइवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी का। ये डेजिग्नेट इसलिए, देखो हम ये इंडेक्स को इसलिए रिलीज करते हैं सो दैट हम अवेयरनेस रेज कर सकें और लोगों का स्ट्रगल बचा सके कि किस तरह से लोग हंगर के अगेंस्ट अपना स्ट्रगल करते हैं। इसमें हम मेनली 4 कंपोनेंट पे इंडेक्स को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो अंडर नरिशमेंट मतलब जो लोग क्या करते हैं इनसफिशिएंट कैलोरीज लेते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब जो बच्चे 5 साल से कम है और उनकी अपनी हाइट के मुकाबले वेट कम है, चाइल्ड स्टैंडिंग जिनके बच्चों की हाइट कम है आज कम्पेयर टू देयर वेट अंडर 85, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो बच्चे 5 साल से पहले मर जाए। तो इन 4 इंडिकेटर्स पे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो 100 पॉइंट्स का 0 का स्कोर है तो इसका मतलब कि वो कंट्री में बिल्कुल भी हंगर नहीं है, 100 है इसका मतलब वर्स्ट है, और हर एक कंट्री का जो स्कोर है वो सिविरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ये सब में हम क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं की फाइंडिंग्स क्या है। ग्लोबल फाइंडिंग्स ये नीली जो 690 मिलियन पीपल है वो अंडर नरिश्ड है, 144 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग से सफर करें, 47 मिलियन चिल्ड्रन वेस्टिंग से सफर करें, 5.3 मिलियन चिल्ड्रन मर जाते हैं अपने 5वें जन्मदिन से पहले। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हंगर मॉडरेट लेवल पे है। ठीक है, और इसका जो स्कोर है वो 10 to 19.9 है आउट ऑफ 100। साउथ साहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा हंगर प्रिवेलेंट है और अंडर नरिशमेंट में अमंग द वर्ल्ड रीजन। 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर नियर अबाउट 27.8 है साउथ साहारन अफ्रीका का, और साउथ एशिया का 26 है। ठीक है, वर्ल्ड बिल्कुल भी आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 2 है, हमारा हंगर एलिमिनेट करना है, तो वर्ल्ड उस ट्रैक पे नहीं है कि वो 0 हंगर अचीव कर सके 2030 तक। करंट पे से भी अप्रोक्सीमेट 37 कंट्रीज हैं जो फेल हो जाएंगी अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को पूरा करने में 2030 तक। ठीक है, तो ये कुछ ग्लोबल फाइंडिंग्स है। अब आप देख सकते हो किस तरह से मैंने आपको बोला 3 डायमेंशन होते हैं, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अंडर नरिशमेंट 1/3 होता है, मतलब कि अगर आपको फूड सप्लाई नहीं है इनएडिक्वेट, ठीक है, अगर एंटायर पॉपुलेशन को बहुत चिल्ड्रन हो चाहे अडल्ट हो, ठीक है। 1/3 होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी जो 5 साल से पहले बच्चे मर जाते हैं, विच इसमें डेथ एक वन ऑफ द मेजर सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ द हंगर एंड चिल्ड्रन आर ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल। इसमें क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड अंडर नरिशमेंट में 1/3 होता है जिसमें वेस्टिंग 1/6 और स्टंटिंग 1/6। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिवियरिटी लेवल क्या लो अगर है तो इसका मतलब अगर किसी भी कंट्री का 9.9 स्कोर से कम है तो इसका मतलब वहाँ पे हंगर कम है, मतलब इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, मॉडरेट इतना है 10 से अगर 19.9 स्कोर करें, सीरियस है 20 to 34.9, अलार्मिंग है 35 to 14 पॉइंट, और अगर 50 से ज़्यादा इसका मतलब एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। इंडिया का हंगर डिलोमा आप देख सकते हो, इंडिया में जो स्कोर है वो 27.2 है, मतलब कि सीरियस है, सीरियस कैटेगरी में 107 कंट्री में ओनली 13 कंट्रीज हैं जो वर्स देन इंडिया परफॉर्म करें, कौन कौन, रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, और कंट्री जैसे नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया वो बल्कि इंडिया से आगे हैं। ठीक है, ओवरऑल अंडर नरिशमेंट में देखें तो 14% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको जो डेली कैलोरीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसमें जो 35% इंडिया के बच्चे हैं वो स्टंटेड है, 17.3 जो चिल्ड्रंस है वो क्या वेस्टेड है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 3.7% है। इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी, पुअर सैनिटेशन, हाउसिंग नहीं है, हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है जिसकी वजह से मैटरनल डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, स्लो क्रोनिक वेस्टिंग होती है इंडिया के बच्चों में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आप देख सकते हो, हंगर क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हंगर को डिफाइन किया जाता है अगर आपको फूड नहीं मिला, यू आर डिप्राइविंग ऑफ फूड, अंडर नरिशमेंट एज द कंजप्शन ऑफ टू, या फिर आप बहुत कम कैलोरीज इनटेक कर रहे हो टू प्रोवाइड द मिनिमम अमाउंट ऑफ डाइटरी एनर्जी दैट ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्स टू लिव ए हेल्थी एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, हंगर का मतलब सिंपल बात ये कि आपके पास जितना आपको चाहिए डेली का खाना, अगर आपको 2000 कैलोरी चाहिए तो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अंडर नरिशमेंट का मतलब कि आपके पास फूड तो है लेकिन आप न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे हो, या तो क्वांटिटी आप कम खा रहे हो या क्वालिटी खा रहे हो, या न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे बिकॉज या तो आपको इन्फेक्शन है या इलनेस है या दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इसका मतलब अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों के मतलब कि आपको डेफिशिएंसी है और आपके पास अनबैलेंस डाइट।
ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। अभी के ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया इज अमंग द 88 कंट्रीज जो अभी अपने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को मिस कर सकते हैं 2025 तक, ठीक है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 की ये एक मतलब कि किसके द्वारा, देखो ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस को असेस करते हैं कि किस तरह से 2025 तक अपने टारगेट पूरे कर सकते हैं जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स है एस्टेब्लिश किसके द्वारा किए गए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि सो दैट हम क्या कर सकें, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को उनको पूरा कर सके और हम माल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकें, ठीक है। अब देख सकते हो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन आया था जिसमें ये बोला था कि किस तरह से हम मैटरनल, इन्फेंट और यंग जो चाइल्ड है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन प्लान आया था, ठीक है। ग्लोबल टारगेट 2015 में हमने क्या किया था, किस तरह से हम मैटरनल मतलब कि माएँ होगी जो छोटे बच्चों के 1 साल से कम और जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें हमने ये बोला था, हमारा एम क्या था 2025 तक कि 40% रिडक्शन करेंगे हम अंडर 5 बच्चों में जो 5 साल से कम है, स्टंटेड है। 30% रिडक्शन हम करेंगे लो बर्थ वेट में, और हम क्या करेंगे जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको इंक्रीज करेंगे अप टू 6 मंथ, एटलीस्ट 50% इंक्रीज करेंगे। 50% जो वुमेन एनीमिया से सफर है उनको रिड्यूस करेंगे। चाइल्डहुड ओवरवेट को इंक्रीज नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, जो बच्चे वेस्टेड है उनको भी लेस करेंगे 5% तक, ठीक है। तो ये कुछ हमने टारगेट सेट किए थे जो हमें 2025 तक कंप्लीट करने थे। अब देखते हैं इंडिया की क्या फाइंडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है तो सिंपल बात है कि इंडिया क्या करेगा, जो अपने 4 न्यूट्रिशन टारगेट्स उनको मिस करेगा, दैट स्टंटिंग पे, एनीमिया पे, ओवरवेट पे और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे, ठीक है। स्टंटेड और वेस्टेड में देखो तो इंडिया में 37.9% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्टंटेड है और 20.8% ऐसे जो वेस्टेड है, एज कम्पेयर टू जो एवरेज जो एशिया में है 22.7% जो वेस्टेड है और 9.4% वेस्टेड। आप देखते हो इंडिया हर चीज़ में क्या आगे निकल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा स्टंटिंग में, ठीक है, मतलब कि 10.1% ज़्यादा है रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अंडरवेट देखो तो 2006 लेकर 2016 तक में जो अंडरवेट जो बच्चे हैं वो डिक्रीज हुए हैं 66%, 58% बॉयज़ में, और गर्ल्स में भी जो अंडरवेट बच्चे हैं वो रिड्यूस हुए हैं 54% से 50.1%, जो कि अच्छी बात है। हाउएवर ये स्टिल हाई है अगर हम एवरेज देखें, जो कि 35.6% है बॉयज़ का और 31.8% है गर्ल्स में। ओवरवेट देखें तो जो ओवरवेट के बच्चे हैं वो उल्टा इंक्रीज हुए हैं, मतलब 2006 में 1.9% तो और अब इंक्रीज होकर 2.4% हो गया। अडल्ट न्यूट्रिशन के देखें तो अडल्ट पॉपुलेशन भी माल न्यूट्रिशन का बर्डन फेस कर गया। 51.4% जो वुमेन अभी अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है उनको एनीमिया है। 9.1% जो अडल्ट मेन है वो डायबिटीज फेस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 8.3% ऑफ वुमेन। 5.1% वुमेन और 2.7% वुमेन ओबीस है, मतलब ओवरवेट है काफी ज्यादा, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए सो दैट हम क्या कर सके, न्यूट्रिशन वेलबींग बना के रख सकें। सबसे पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को स्टार्ट किया सो दैट हम क्या कर सके, जो बच्चे 0 से 6 एज ग्रुप में हैं उनको न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस इंप्रूव कर सके, और जो मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट के जो चैलेंजेस हैं इससे उनको रिड्यूस कर सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हमें क्या करना है, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करना है और उनको सब्सिडाइज फूड पहुंचानी है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब इसमें आपको पता है राइस, व्हीट और जो कोर्स गेन्स है उनको कम रेट में पहुंचाना है। मिड डे मील स्कीम हमने कर रखी है सो दैट हम हर एक स्कूल में जो बच्चे 1st to 8th क्लास तक में उनको हमें क्या करना है, खाना प्रोवाइड करना है सो दैट हम बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ा सके जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, जो कि एक इंटरनेशनल एलियंस है, वर्क करता है सो दैट जो एक्सट्रीम हंगर का जो कोज है हम उसे एड्रेस कर सके। ये लॉन्च की गई थी यूरोपियन यूनियन FAO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ड्यूरिंग द 2016 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट के द्वारा, ठीक है। इंटीग्रेटेड जो फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है ये 5 फेज स्केल है, जो कि एक कॉमन ग्लोबल स्केल है, जो हम क्या करते हैं किस तरह से जो फूड इनसिक्योरिटी और जो माल न्यूट्रिशन है उसका कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है, सिवियरिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है, इसको मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। ये जो ज्वाइंट रिपोर्ट है इशू की जाती है एनुअली किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO के द्वारा, ठीक है। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 अगेन ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जो प्रेजेंट करती है किस तरह से जो वाटर स्कार्सिटी के जो इशू है एग्रीकल्चर में या फिर जो लोगों को वाटर अवेलेबल नहीं है उसके एस्टिमेट हम प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रिपोर्ट ये हमने पढ़ा था डेली करंट अफेयर्स में। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। रिपोर्ट रिडिफाइन करती है कि जो इंडियन
अडल्ट मैन और जो वुमेन की जो रेफरेंस एज है उन्होंने उनको बढ़ा दिया, मतलब कि जो पहले 19 to 39 ईयर्स कर दिया इंस्टेड ऑफ 20 39, ठीक है। मतलब पहले जो रेफरेंस एज थी वो 20 लेते थे 20 39, अब कर दिया 19 to 39 कर दिया। बॉडी वेट को अब क्या कर दिया, मेल्स के लिए 65 kg कर दिया जो पहले 60 kg था, और फीमेल्स के लिए जो रेफरेंस कर दिया 55 kg जो कि पहले 50 kg था। रिकमेंडेड डाइट एलोवेंसेस में हमें कितना, मतलब किस अमाउंट में हमें अपना डाइट लेना चाहिए। सीरियस को, लेग्यूम और मिल्क को 3:1:2.4 में लीजिए, और उसको मॉडिफाई करके कितना करते हैं फ्रॉम 11:1:3, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि हमें डेली 400 ग्राम एटलीस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने चाहिए अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि टू ऑब्टेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट, ठीक है। इस तरह कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हम देख लेते हैं। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव, अभी क्या है, ये एक कोलैबोरेशन है किस किस के बीच में, ICMR के बीच में, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मटेरियल इवोल्यूशन और एक्सपर्ट एंड स्टेकहोल्डर जो फ्रॉम अबाउट 100 इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। फूड कोलेशन के रिसेंटली के UN ने लॉन्च किया फूड कोलेशन, सो दैट हम कोविड की वजह से जो फूड क्राइसिस है उसको प्रिवेंट कर सके। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर मल्टी सेक्टर अलायंस है, लॉन्च किया तरफ किसके द्वारा, FAO के द्वारा, जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी किसकी, UN की, जो इंटरनेशनल एफर्ट्स लीड करते हैं सो दैट वो हंगर को डिफीट कर सके। ये क्या कर रही है, जो भी कोविड-19 के इनिशिएटिव्स हैं, कोविड-19 के ड्यूरिंग इनिशिएटिव्स को लिए गए उनको सपोर्ट करके सो दैट हम क्या कर सके, ग्लोबली फूड का एक्सेस बना सके, और हम क्या कर सके जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है उसको और सस्टेनेबल मैनर में इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो अगर एक काम करते हैं, अभी हम देखो हम सब कवर हो गया, अब बस एक लास्ट चैप्टर पढ़ा दैट इज द मिसलेनियस, और नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में या फिर 2 लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इस सोशल इश्यूज की मैगजीन को खत्म करके अपनी फिर एनवायरनमेंट की मैगजीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।